एक गांव में सुंदरी नामक एक अनाथ लड़की रहा करती थी। उसका नाम तो सुंदरी था, लेकिन उसके बाल बहुत खराब थे और वो उसके कारण बहुत दुखी रहा करती थी। मेरा नाम तो सुंदरी है, लेकिन मैं कितनी बदसूरत हूँ। भूसे जैसे बाल हो गए हैं मेरे। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बंदरिया दिखूं, मुझे हेयर कलर करवाना होगा। सुंदरी सुंदर दिखने के लिए अपने बालों पर तरह तरह के हेयर कलर और डाई लगाती थी, और इन सब की वजह से उसके बाल सुंदर तो नहीं हुए, लेकिन वो गंजी जरूर हो गई। नहीं, मैंने ओवर कलर करके गलती कर दी। अब मैं क्या करूंगी? सुंदरी जहाँ कहीं भी जाती, सभी उसका गंजा सर देखकर खूब मजाक उड़ाते। अरे वो देख, गली में आज चांद निकला है। ओए टकली। ये तो कितनी बदसूरत है, इससे कौन शादी करेगा? सुंदरी समाज के ताने सहन नहीं कर पाती और वो आत्महत्या कर लेती है, जिसके बाद वो एक गंजी चुड़ैल बन जाती है। वो चुड़ैल बनकर जंगल के बरगद के पेड़ पर बैठती और दूरबीन से पूरे गांव को निहारती। ये इंसान होते ही है कमीने। इस गांव में किसी भी लड़की को सुंदर होने का कोई हक नहीं, किसी को भी नहीं। मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि गांव के हर लड़की को बदसूरत बनाकर ही रहूंगी। चुड़ैल सुंदरी रात में सुंदर लड़कियों के घरों में जाकर उनके बालों का हेयर कलर करती है, वो भी हानिकारक कलर से। और अगले दिन गांव की सभी लड़कियां गंजी हो जाती हैं। मैं भी टकली, तू भी टकली, ये भी टकली, वो भी टकली। हम सब रातों रात टकले कैसे हो गए? कहाँ हमारे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, अब तो हमारी ही लगी पड़ी है। सभी लड़कियां इस बात से हैरान थी कि आखिर वो गंजी कैसे हो गईं। वहीं चुड़ैल सुंदरी गांव की सभी लड़कियों को गंजी देख बहुत खुश थी। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का, उतार फेंका है बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस गांव की सभी सुंदर लड़कियां टकली हो गई है। उन सबको तो खबर भी नहीं कि मैं रातों को आकर उनके बालों में कलर करती हूँ। तभी जंगल से गुजर रहा एक गरीब किसान चुड़ैल को ये सब बोलते हुए सुन लेता है और उसका कलेजा कांप उठता है। इसका मतलब मेरी बेटी मिंटी के गंजेपन की वजह और बाकी लड़कियों के गंजे होने की वजह ये गंजी चुड़ैल है। किसान घर जाकर अपनी बीवी रमा और बेटी मिंटी को सारा सच बताता है। क्या कहा आपने? क्या ये वही गंजी सुंदरी है जिसने आत्महत्या की थी? हाँ मिंटी बिटिया, हमें गांव में सभी को इसके बारे में बताना होगा। किसान गांव में भी सभी को चुड़ैल सुंदरी के बारे में बताता है, और जब रात में सुंदरी गांव की सुंदर लड़कियों का हेयर कलर करने निकल पड़ती है, तभी इस घर की लड़की भी बहुत सुंदर है ना? अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ। सुंदरी उस घर में जाती है और घर में एंट्री मारते ही उसका बदन जलने लगता है। उरी बाबा! उरी बाबा! बचाओ! बचाओ! पूरी कलमी चुड़ैल, तुझे क्या लगा तू सारी सुंदर लड़कियों के साथ वही करेगी जो तेरे साथ हुआ? अच्छा हुआ मिंटी के पापा ने हमें पहले से ही तेरे बारे में बता दिया, और हमने अपने दरवाजे पर कवच बांध दिया ताकि तू जब आए भस्म हो जाए। अब तो किसी भी हेयर कलर नहीं कर पाएगी। तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल सुंदरी जलकर राख हो जाती है और इसी के साथ उसका अंत हो जाता है।
एक भैरवनाथ नाम का बड़ा जमींदार होता है जिसका अमन नाम का बेटा होता है। दिखने में अच्छा खासा होता है। वो पास के शहर में व्यापार करता था। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी तो भैरवनाथ ने अपने पास के गांव में ही रहने वाला अपना दोस्त, जो कि वो भी बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी से अमन का ब्याह तय किया। अमन और रजनी की जोड़ी बहुत जच रही थी। शादी के दिन सब लोग बहुत खुश थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। फिर रजनी की विदाई के लिए उसके पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर सी डोली का इंतजाम किया था। रजनी के माँ बाप अपनी लाडली बेटी रजनी की विदाई करते हैं और वो डोली में बैठकर अपने ससुराल जाने को निकलती है। सब लोग मिलकर रास्ते से डोली लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते से चलते चलते डोली उठाने वाले थक जाते हैं तो वो डोली नीचे रख देते हैं और थोड़ा रुकते हैं। वो देख भैरवनाथ कहता है, क्या हुआ, डोली क्यों नीचे रख दी? साहब थक गए हैं, थोड़ी देर रुक लेते हैं। हो गया तुम लोगों का नाटक शुरू। पैसे दिए हैं, तुम्हें थकने अनुमति नहीं दी। और नहीं तो क्या, और वैसे भी हमें रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम ऐसे नाटक करोगे तो हमें तो सुबह होगी पहुंचने। नहीं मेम साहब, अभी चलेंगे। तभी डोली में बैठी रजनी अमन को आवाज देती है, अमन जी थोड़ा सुनिए। हाँ बोलो ना रजनी, क्या हो गया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी मुझे प्यास लगी है और डोली में बैठकर मेरा शरीर भी थोड़ा अकड़ सा गया है। मैं थोड़ी देर बाहर आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बापू से बात करता हूँ। अमन उसके माँ बाप के पास आता है और कहता है, बापू वो रजनी को प्यास लगी है। क्या बहू को प्यास लगी है? पर सारा पानी तो खत्म हो चुका है। वो उसको डोली से नीचे भी उतरना है। अरे कहाँ बाहर धूप में आएगी, बैठी रहने दो ना अंदर ही। अरे आने दे उसे थोड़ा बाहर। फिर अमन वहाँ डोली के पास जाता है और रजनी को बाहर बुलाता है। आओ रजनी, बाहर आ जाओ। रजनी डोली से उतरती है और अमन से कहती है, अमन जी पानी। रजनी पानी तो खत्म हो गया है, तुम रुको, मैं देखता हूँ कहीं पानी है क्या। बाबूजी वहाँ नीचे ही नदी है, वहाँ मिलेगा पानी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अमन जी मैं भी चलती हूँ साथ में। तू कहाँ जा रही है बहू? तू मत जा, बहुत धूप है। अरे गोमती, जाने दे उन्हें, थोड़ा वक्त एक साथ रहना होगा। जा बेटा जा तू। रजनी और अमन नदी के तरफ जाते हैं। यहाँ गोमती गुस्सा होती है। क्या आप भी, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? नई नवेली दुल्हन को ऐसे भरी दोपहर में नदी पर क्यों जाने दिया? अरे कुछ नहीं होगा, उसका मन किया होगा, जाने दे, तू चिंता मत कर। अमन और रजनी नदी के तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ होती हैं। जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं वैसे रजनी को पीछे से कोई तेजी से भागने का एहसास होता है और पायल का आवाज भी आता है। रजनी रुक जाती है और चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगती है। क्या हुआ रजनी, तुम रुक क्यों गई और क्या देख रही हो? अमन मुझे लगा कि यहाँ से अभी कोई गया। क्या कुछ भी, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा थक गई हूँ मैं, शायद मुझे वहम हुआ होगा। हाँ हो सकता है, चलो चलते हैं। वो दोनों नदी पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत शांति होती है। उन दोनों के अलावा उधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों पानी पीने नीचे झुकते हैं। रजनी जैसे ही पानी पीने जाती है तो उसे पानी में अपने पीछे कोई औरत खड़े होने का एहसास होता है तो वो डरकर पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ से वो गायब हो जाती है। अमन एक बोतल में पानी भर लेता है और उसको हिलाता है और पूछता है,
अब क्या हो गया? वो मेरे पीछे कोई था अभी। कहाँ कौन है? कोई भी नहीं है। चलो पानी पियो और चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पानी में सारा खून दिखाई देता है। तो वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर वापस चले आते हैं।